Hi guys, welcome to the class of Flamboyant Law. So today we are gonna go ahead with chapter 12, Preventive Action of Police. तो प्रिवेंटिव एक्शन पुलिस का कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होगा? सेक्शन 168 क्या बोलता है कि पुलिस ऑफिसर अपनी कैपेसिटी में कोई भी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा होगा तो उसे प्रिवेंट करेगा। ये सारे सेक्शंस इतने इजी मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल हम इनसे देख रहे हैं। बट आगे आने वाले सेशंस में हम ओनली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं, जुडिशरी पर्पज से नहीं बना रही हूँ मैं ये वीडियो, जो लोग जुडिशरी के लिए अपियर हो रहे हैं उनके लिए नहीं है, बट फॉर कॉलेज एग्जामिनेशन या फिर सेबी के आप एग्जाम दे रहे हो, आरबीआई सेबी के, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है वही कवर करेंगे। अब 169 क्या बोलता है कि अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को कोई इन्फॉर्मेशन मिली होती है किसी प्लान की कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, तो वो अपने सुपरवाइजर को, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को या जिसके वो सबॉर्डिनेट है उसको बताएगा और प्रिवेंटिव एक्शन लेगा। 170 ये बोलता है, पावर देता है पुलिस ऑफिसर को कि अगर उसे पता है कि कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है उसे प्रिवेंट करने के लिए किसी का अरेस्ट होना जरूरी है, जो पर्सन वो प्लान कर रहा है उसका अरेस्ट होना जरूरी है, तो वो उसे अरेस्ट भी कर सकता है विदाउट ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट। और वो आदमी जो अरेस्ट हुआ है उसे 24 घंटे से ज्यादा डिटेन तो कर ही नहीं सकते। तो बस ये 171 बोलता है कि किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं पहुंचाना चाहिए, पुलिस ऑफिसर को ये इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी पे डैमेज ना हो जाए। देन हम डायरेक्टली चैप्टर 13 पे आते हैं, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस ऑफिसर एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। अब इंफॉर्मेशन एफआईआर क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो 173 इसकी बात करता है कि एवरी इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, कॉग्निजेबल ऑफेंस की कोई भी इंफॉर्मेशन कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, किस एरिया में कमिट हुआ है, ये इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन कोई भी पर्सन ओरली या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवा सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है ये अभी अभी ऐड हुआ है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया ये भी अभी अभी ऐड हुआ है बीएनएसएस में। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं, और कंप्लेनेंट को विद इन 3 days आके साइन करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट पे। और ये जो इरिस्पेक्टिव ऑफ एरिया की अगर हम बात करें, तो अगर ऑफेंस कमिट हुआ है इंदौर में और पर्सन है जयपुर में, तो वो जयपुर में, अब वो जयपुर ट्रैवल करके पहुंच गया है, उसे पता चला कि हाँ मेरे साथ चोरी हुई थी, भोपाल में हुई थी और मुझे अभी पता चल रहा है, तो वो वहां पर रिपोर्ट करवा सकता है जयपुर में। उसको बोलेंगे जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर क्या होता है? मतलब पुलिस ऑफिसर के अपने जो अपना उनका एक पुलिस ऑफिसर का एक ज्यूरिसडिक्शन होता है, उनका एक एरिया डिफाइंड होता है, तो वो उनके एरिया में कमिट नहीं हुआ है ऑफेंस, किसी और के एरिया में कमिट हुआ है, इसलिए उसे जीरो एफआईआर बोलेंगे। मतलब उनके लिए नहीं है, वो वहां पर ट्रांसफर करेंगे वो एफआईआर। अब ये जो जीरो एफआईआर का केस है ये विद इन अ स्टेट ही होना चाहिए, स्टेट के बाहर नहीं होना चाहिए। जो भी इलेक्ट्रॉनिक में अगर पुलिस ऑफिसर को कोई भी एफआईआर मिलेगी, तो वो उसे रजिस्टर में रिकॉर्ड करना पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है। फिर विद इन 3 days जो भी कंप्लेनेंट है वो साइन करने आएगा, तभी वो एफआईआर के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अब ये सीआरपीसी का सेक्शन 154 था, इसमें जीरो एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक की कोई बात नहीं की थी, इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर की। अब अगर ओरली लिखा जा रहा है, ओरली अगर एफआईआर दी जा रही है, तो इट शुड बी इन राइटिंग और शुड बी रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट को बताया जाएगा कि क्या लिखा जा रहा है और इन्फॉर्मेंट उस पर साइन करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की उसमें मैंने आपको बता दिया है कि इट शुड बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर एंड बीइंग साइंड विद इन 3 days बाय पर्सन गिविंग इट। अब ये प्रोविजन क्या बोलता है कि अगर कोई भी विमेन के अगेंस्ट क्राइम हुआ है इन सेक्शंस में, तो वो कौन लिखेगा? वुमेन ऑफिसर ही लिखेगी। देन अगर किसी फीमेल के अगेंस्ट क्राइम हुआ है और वो मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड है, मतलब इन सेक्शंस के अंडर जो भी क्राइम्स मेंशन्ड है, रेप है या फिर सेक्शन 69 जो एम्प्लॉयमेंट में डिसीटफुल मींस यूज करने की बात करता है, तो वो सारे क्राइम्स जो भी हैं वो किसी फीमेल के अगेंस्ट हुआ है और वो फीमेल मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, वेदर टेम्पररीली और परमानेंटली, तो वुमेन पुलिस ऑफिसर तो उसकी रिपोर्ट लिखेगी, पर एट द रेजिडेंस ऑफ द पर्सन सीकिंग टू रिपोर्ट, मतलब उस जो विक्टिम है उसके रेजिडेंस पे जाके लिखना पड़ेगा, या फिर कोई भी कन्वीनियंट प्लेस जो कि उसकी चॉइस की हो, और कोई भी इंटरप्रिटेटर या स्पेशल एजुकेटर साथ में होगा, तभी वो रिपोर्ट लिखी जाएगी। उसको इंटरप्रिटेट करने के लिए हो सकता है वो बोल ना सकती हो, तो स्पेशल एजुकेटर जिसे आती हो साइन लैंग्वेज, वो साथ में रहेगा। और ये सब वीडियोग्राफ्ड होगा, वीडियोग्राफी होगी उसकी, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं। और पुलिस ऑफिसर स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट से भी रिकॉर्ड करवा सकती है, मतलब करवाना ही चाहिए।
मजिस्ट्रेट से रिकॉर्ड करवाना चाहिए, शैल लिखा है ना तो इट इज मैंडेटरी फॉर अ पुलिस ऑफिसर टू गेट द स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट। देन उसकी जो कॉपी इन्फॉर्मेशन की वो फ्री ऑफ कॉस्ट विक्टिम को भी मिलेगी और जो एफआईआर लिखवा रहा है उसको भी मिलेगी। तो ये पहले 154 सब क्लॉज 2 में दिया गया था और इसमें इन्फॉर्मेंट को देने की बात की गई थी कॉपी, बट यहाँ विक्टिम भी ऐड कर दिया गया है। अभी केस है सोमा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 9। इसमें क्या बोला गया था कि जरूरी नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन लिखवा रहा हो उसने एफआईआर लिखवा रहा हो वो डायरेक्टली वो ही आई विटनेस हो। एफआईआर हियरसे पे भी लिखवाई जा सकती है, टेलीफोनिक मैसेजेस पे भी लिखवाई जा सकती है ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो केस का नाम क्या है? सोमा भाई वर्सेस सोमा भाई सॉरी भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। अब क्या एफआईआर एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट होता है तो एफआईआर एग्जॉस्टिव नहीं होता है, ये सिर्फ एक केस को इनिशिएट करने का या इन्वेस्टिगेशन को मोशन में लाने का एक बस इनिशिएशन का पार्ट होता है, एक इनिशिएशन प्रोसेस होता है, उसका फर्स्ट स्टेप होता है एफआईआर। तो ये कहाँ बोला गया था? लतेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ये बोला गया था कि एफआईआर नीड नॉट टू बी एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट, कि उसकी हर एक सिंगल उसका जो भी डिटेल्स हैं वो एग्जॉस्टिव हो। उसका मेन पर्पस ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को मोशन में लाना और एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑफेंस को लिखा जाता है उसमें। तो जो एफआईआर होता है वो एज एन एविडेंस काम नहीं आती है, बट एज अ कोरॉबरेशन और कॉन्ट्राडिक्शन के भी काम आती है, बट ये एज एन एविडेंस कोर्ट में नहीं पेश की जा सकती है। आप सब क्लॉज 3 क्या बोलता है कि ऑन रिसिप्ट ऑफ एन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की कोई भी इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई विच इज पनिशेबल फ्रॉम 3 to 7 years, अगर पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को ऐसा लगता है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है बट वो श्योर नहीं है कि वो प्राइमा फेसी केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो वो विद द परमिशन ऑफ डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, कोई भी रैंक अबव डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस से या उसके अबव रैंक से परमिशन लेके उसमें एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है। तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो होती है ना वो चार्जशीट फाइल करने से पहले की होती है। तो क्यों कंडक्ट की जाती है? ये देखने के लिए कि कोई प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये इंक्वायरी उसे विद इन 14 days कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो ऑफेंसेस क्या होने चाहिए? 3 to 7 years के बीच का ही होने चाहिए जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जैसे क्रुएल्टी हो गया। तो अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि फेक केस है तो वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी विद इन 14 days कंडक्ट कर सकता है, ये स्टैब्लिश करने के लिए कि प्राइमा फेसी केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पर अगर वो ये सेटिस्फाइड है 14 days के अंदर कि हाँ केस बन रहा है, तभी जाके वो चार्जशीट फाइल करके कोर्ट में देगा। अगर उसे ऐसा लगता है कि प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो केस को आगे नहीं बढ़ाएगा। देन ही प्रोसीड विद इन्वेस्टिगेशन व्हेन देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेसी केस। अगर प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट हो रहा है तो वो उस पर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देगा तो इन्वेस्टिगेशन से पहले होती है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अब क्या पुलिस ऑफिसर किसी को भी एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर सकता है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। पुलिस ऑफिसर किसी को भी एफआईआर करने से नहीं मना कर सकता, बट इन केस अगर वो करता है, एक लैंडमार्क बहुत ही लैंडमार्क केस है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इसमें ये बोला गया था कि कोई भी पुलिस ऑफिसर मैंडेटरीली एफआईआर रजिस्टर करेगा ही कॉग्निजेबल केस की। इसके फैक्ट्स मतलब मैं ब्रीफ में अगर बताऊँ तो ये है कि ललिता कुमारी किडनैप हो गई थी एंड उनके फादर एफआईआर करवा रहे थे उसका रजिस्टर, देन उनकी एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दिया था। तो इसलिए कोर्ट ने ये बोला था कि पुलिस ऑफिसर किसी को भी एफआईआर लिखने से रजिस्टर करवाने से मना नहीं कर सकती है। इन केस अगर करती है तो इसमें दिया गया है कि उसे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को इंफॉर्मेशन इन राइटिंग बाय पोस्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक पहुंचा देना चाहिए। अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर मना कर देता है रिपोर्ट लिखने से तो वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट पहुंचा सकते हैं। देन सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या तो खुद इन्वेस्टिगेट करेगा कॉग्निजेबल ऑफेंस की या फिर किसी अपने सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट कर देगा कि वो इन्वेस्टिगेट करे। अगर तब भी काम नहीं हुआ तो वो मजिस्ट्रेट को भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अब 174 क्या बोलता है कि इन्फॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केस। अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कमिट हुआ है तो उसकी क्या डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है पुलिस ऑफिसर? तो ऐसा नहीं है। पहले इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी, इन्फो रिसीव होगी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, देन
ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन क्या करेगा, अपनी डेली डायरी में एंटर करेगा, डेली डायरी। देन डेली डायरी में एंटर करने के बाद मजिस्ट्रेट के पास वो रिपोर्ट फॉरवर्ड होगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। देन मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि प्राइमा फेसी केस है तो वो उसमें इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन देगी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट होगा और उसके बाद पुलिस रिपोर्ट या चार्जशीट बनेगी और जो कि मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड होगी। देन मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का। इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी, डेली डायरी में एंटर होगा ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के थ्रू, देन मजिस्ट्रेट के पास जाएगी वो रिपोर्ट। देन मजिस्ट्रेट चाहेगा तो इन्वेस्टिगेशन उस पर करने के लिए बोलेगा, देन इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट होगी, देन उस पर पुलिस रिपोर्ट बनेगी या फिर चार्जशीट, फिर मजिस्ट्रेट के पास जाएगी वो चार्जशीट, देन मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है केस का। तो कोई भी एफआईआर अगर पुलिस ऑफिसर के पास रिसीव होती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो या तो वो डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है उसे, या फिर डेली डायरी में एंटर कर सकता है उसकी रिपोर्ट, एंड देन फोर्टनाइटली मतलब इन एवरी 15 डेज मजिस्ट्रेट के पास वो डेली डायरी जाएगी। कोई भी पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल केस का विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट ट्राई नहीं कर सकता है, मतलब इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है। अगर किसी कोई पुलिस ऑफिसर के पास नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कोई रिपोर्ट आई तो वो इन्वेस्टिगेशन तभी स्टार्ट करेगा जब उसे ऑर्डर्स मिल जाएंगे मजिस्ट्रेट के। देन एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर, कोई भी पुलिस ऑफिसर के पास अगर कोई भी केस आया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस तो इन्वेस्टिगेशन की पावर होती है उसके पास, जो कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास होती है इन केस ऑफ कॉग्निजेबल केस एक्सेप्ट केसेस द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। अगर दो या दो से ज्यादा ऑफेंसेस कमिट हुए हैं और जिसमें से एक कॉग्निजेबल है, मतलब एक ही इंसिडेंट्स में दो से ज्यादा ऑफेंस कमिट हुए हैं और उसमें से एक ऑफेंस कॉग्निजेबल है, तो वो पूरे सिनेरियो को एज अ कॉग्निजेबल केस ही ट्रीट किया जाएगा, irrespective of the fact कि अदर ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल है। मूविंग अहेड 175, अब 75 पावर देता है पुलिस ऑफिसर को टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास पावर होती है कि वो विदाउट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से इन्वेस्टिगेट कर सकता है कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन में हुआ हो या जिस एरिया में उसका पुलिस स्टेशन है उसके एरिया में हुआ हो। देन अगर नेचर और ग्रेविटी और ऑफेंस को देखते हुए सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये ऑर्डर कर सकता है कि डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये केस इन्वेस्टिगेट करेगा। देन क्लॉज 2 सेज दैट नो प्रोसीडिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर, मतलब कि पुलिस ऑफिसर की कोई भी पुलिस ऑफिसर पे केस इनिशिएट नहीं कर सकता या प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन करते हुए कि पुलिस ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन करने की पावर नहीं थी। इस ग्राउंड पे कोई भी केस रजिस्टर नहीं कर सकता कि कॉम्पिटेंसी ऑफ पुलिस ऑफिसर एस्टैब्लिश करनी पड़े कि हाँ भाई पुलिस ऑफिसर कॉम्पिटेंट था ये केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ऐसा कोई प्रोसीडिंग नहीं इनिशिएट कर सकते। अब अपन ने सेक्शन 173 में क्लॉज 4 में ये देखा था कि मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्टली रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं अगर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर ने अच्छे से इंक्वायरी नहीं कंडक्ट की हो, तो जो भी अग्राइव पर्सन होता है वो मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्टली अपनी कंप्लेंट लेके जा सकता है। तो इसमें मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सके पुलिस ऑफिसर को जैसे ही उसे सही लगे, एज पर जो रिक्वायरमेंट हो केस की वैसे इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकती है मजिस्ट्रेट। तो एप्लीकेशन रिसीव होगी विद एन एफिडेविट। तो अगर मजिस्ट्रेट के पास किसी पब्लिक सर्वेंट से कंप्लेन अगर फाइल की गई, किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई कंप्लेन फाइल करी गई है इन कोर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, अगर उसने कंप्लेंट एक रिपोर्ट रिसीव करी है ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द इंसिडेंट्स, तो वो देखते हुए इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है और आफ्टर कंसिडरिंग द assertion made by the public servant कि कैसे हुआ, क्या सिचुएशन थी, ये सब assertions देख के वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है इस केस में अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। देन सेक्शन 176 सेज दैट अब किसी भी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास कोई भी एफआईआर रिसीव हुई है, इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है या फिर कोई सस्पिशन है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है, उसके पास पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है अंडर सेक्शन 175 ये अपन ने देखा था फॉर कॉग्निजेबल केसेस। तो उसके बाद वो रिपोर्ट बनाएगा
और वो रिपोर्ट सेंड करेगा मजिस्ट्रेट को, जिसके पास पावर टू टेक कॉग्निजेंस होगा। अब पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट रिसीव होने के बाद चार्जशीट बनाता है पुलिस ऑफिसर, तो चार्जशीट रिसीव होने के बाद ही मजिस्ट्रेट कॉग्निजेबल लेता है। तो इसके बाद वो कोई भी अपने या तो खुद इन्वेस्टिगेट कर सकता है या फिर अपने सबॉर्डिनेट को इन्वेस्टिगेट करवा सकता है, कुछ भी डिस्कवरी या फिर फॉर द अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर। अब ये सब वही चीज रिपीट हो रही है कि अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि केस कोई सीरियस नेचर का नहीं है तो वो डिप्यूट कर सकता है एक सबॉर्डिनेट ऑफिसर को कि वो इन्वेस्टिगेट करे और स्पॉट पे जाके। देन अगर ऐसा लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने का तो उसे इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा वो। देन प्रोविजो क्या बोलता है कि रेप के केसेस में विक्टिम के घर पे जाके उसके रिलेटिव गार्जियन के सामने ही उनकी जो भी ऑडियो वीडियो मोड पे उसके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होने चाहिए। वही बात बोलता है जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। देन क्लॉज 2 क्या बोलता है कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल जो भी रिपोर्ट रिसीव करता है वो कि उसने कॉग्निजेबल मतलब उसने इन सारे केसेस में कॉग्निजेंस लिया कि नहीं लिया, मतलब उसने इन्वेस्टिगेट किया कि नहीं किया, ये सब के रीजंस उसे डेली डायरी में लिखने होते हैं, जो कि फोर्टनाइटली मजिस्ट्रेट के पास जाएगी डेली डायरी। एंड और ये सब चीजें नोटिफाई इन्फॉर्मेंट को की जाएगी। अब अगर कोई भी केस है विच इज पनिशेबल फॉर मोर देन 7 years और मोर, तो वहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भेजना मैंडेटरी होता है क्राइम सीन पे टू कलेक्ट फॉरेंसिक एविडेंस। और वीडियोग्राफी भी इंपॉर्टेंट होती है, वो जो कि मोबाइल फोन से की जा सकती है। देन 177 वी कैन स्किप, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन कमिंग ऑन टू सेक्शन 178। तो 178 क्या बोलता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट, तो अपन ने 173 में ये पढ़ा था कि पुलिस ऑफिसर के पास प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की पावर होती है बिफोर राइटिंग एन एफआईआर। एफआईआर के पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, अगर उसे ऐसा लग रहा है कि प्राइमा फेसी केस है नहीं बन रहा है तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है पुलिस ऑफिसर कंडक्ट। तो 178 में ये पावर दी गई है मजिस्ट्रेट को कि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करे ऑन रिसीविंग अ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 178। वो किसी को भी डायरेक्ट कर सकता है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, या किसी भी जो मजिस्ट्रेट उसकी सबॉर्डिनेट है उसे बोल सकता है कि वो प्रोसीड करे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के साथ और केस को डिस्पोज ऑफ कर सकता है वो। तो ये 173 और 178 दोनों अलग अलग प्रोविजंस हैं, अलग अलग जनों को पावर दी है। 173 देता है पुलिस ऑफिसर को पावर एंड 178 देता है मजिस्ट्रेट को पावर। ये वाली 178 वाली प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आफ्टर रजिस्टरिंग ऑफ एफआईआर कंडक्ट होती है, जो कि मजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है। ये वाली प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 173 वाली पुलिस ऑफिसर कंडक्ट करता है बिफोर रजिस्टरिंग ऑफ एफआईआर। और एक और डिफरेंस है, जो 173 वाली जो इंक्वायरी थी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, वो ओनली कॉग्निजेबल केस विद इन 3 to 7 years के लिए ही थी। ये वाली 178 वाली इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ ऑफेंस किसी भी ऑफेंस के लिए कंडक्ट कर सकता है मजिस्ट्रेट। तो 178 वाली जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी थी दैट वुड बी कंडक्टेड फॉर केसेस कॉग्निजेबल केसेस बिटवीन विच आर पनिशेबल बिटवीन 3 years to 7 years, है ना, ये देखा था अपन ने। देन बट ये 178 वाली जो इंक्वायरी है जो मजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है, ये इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ ऑफेंस किसी के लिए भी कंडक्ट हो सकता है, कोई से भी ऑफेंस के लिए। देन सेक्शन 179 क्या बोलता है कि एनी पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है अगर उसे लगता है कि किसी पर्सन की अटेंडेंस जरूरी है तो वो उस पर्सन को विद इन लिमिट्स ऑफ हिज ओन स्टेशन, ओन पुलिस स्टेशन या एडजॉइनिंग कोई भी आसपास का पुलिस स्टेशन वहां पर बुला सकता है। अगर उसे लगता है कि कोई भी पर्सन फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस से बहुत ही फेमिलियर हो उसे केसेस के फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस पता हो, तो उस पुलिस ऑफिसर को अपने पुलिस स्टेशन में बुला सकता है या कोई भी एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन में बुला सकता है और उस पर्सन को अपीयर होना पड़ेगा। देन पर्सन under the age of 15 years and above the age of 65 years or a woman who is mentally or physically disabled, या फिर किसी भी पर्सन को एक्यूट इलनेस है, तो पुलिस ऑफिसर उन्हें कंपेल नहीं कर सकता पुलिस स्टेशन आने के लिए। कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ उन्हें जो पर्सन वहां पर रिसाइड कर रहे हैं, मतलब उनका घर जहाँ पर वो रह रहे हैं, वहां पर जाके पुलिस ऑफिसर को उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। एंड अगर वो चाहे तो वो पुलिस स्टेशन आके अपना बयान दे सकते हैं, नहीं तो फिर पुलिस ऑफिसर को किसी भी या तो वो उस पर्सन का डिस्क्रिप्शन है, या तो उसे पुलिस स्टेशन में आना है या पुलिस ऑफिसर को किसी और जगह बुलाना है या अपने रेजिडेंस में बुलाना है, तो वो भी कर सकता है।
अब 180 क्या बात करता है सेक्शन 180 की एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस, जिसको अब कंपेल किया था आने के लिए, जिसका अपीयरेंस 179 में मांगा था पुलिस ऑफिसर ने, उसका एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट कर सकता है। तो पुलिस ऑफिसर ओरली उससे कुछ भी पूछेगा, मैं एग्जामिन ओरली एग्जामिन कर सकता है उस पर्सन को जिसको फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस पता है, और जो भी पुलिस ऑफिसर क्वेश्चन पूछेगा ही इज बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चंस, मतलब सच सच आंसर करना पड़ेगा, अनलेस कोई भी क्वेश्चन सेल्फ इंक्रिमिनेटरी हो, मतलब वो उसे क्रिमिनल चार्जेस से एक्सपोज कर रहा हो या पेनल्टी उस पर ला रहा हो, मतलब उसके ही अगेंस्ट जा रहा हो, उस पर्सन के अगेंस्ट, उसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन का अपने पास आर्टिकल 20 में दिया गया है ना, सेल्फ इंक्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन, तो उसकी बात करी हुई है। अगर वो सेल्फ इंक्रिमिनेटरी है तो वो उस क्वेश्चन का आंसर उसको नहीं देगा वो, बट कोई भी और क्वेश्चन है उसका पुलिस ऑफिसर आंसर मांग रहा है अगर, तो उसे उसका ट्रूली आंसर देना पड़ेगा। देन पुलिस ऑफिसर उसे राइटिंग में रिड्यूस करेगा जो भी स्टेटमेंट्स वो दे रहा है, एंड देन ही शैल मेक अ सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड ऑफ द स्टेटमेंट, मतलब हर एक एक चीज उसे एज इट इज पुलिस ऑफिसर को रिकॉर्ड करनी पड़ेगी जो स्टेटमेंट उस सामने वाले ने बोला। देन इट मे बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो, मतलब कि इट कुड बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो मोड, मतलब अगर पुलिस ऑफिसर चाहे तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकता है ऐसे। देन अगर कोई भी विमेन के अगेंस्ट क्राइम हो तो उसका जो भी स्टेटमेंट है वो कौन लेगा, वुमेन पुलिस ऑफिसर ही लेगी। देन इट शैल बी रिकॉर्डेड, यहाँ मैंडेटरी है दैट इट शैल बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो। देन स्टेटमेंट टू पुलिस एंड यूज देयर ऑफ, अब जो भी पर्सन जो स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर को दे रहा है, पुलिस ऑफिसर वो रिकॉर्ड कर रहा है, क्या उसे राइटिंग में जो पुलिस ऑफिसर रिड्यूस कर रहा है राइटिंग, उसके सारे स्टेटमेंट्स राइटिंग में लिख रहा है, तो क्या उस पर्सन को उसके नीचे साइन करना मैंडेटरी है? तो नहीं, साइन करना मैंडेटरी नहीं है। तो कोई भी अगर स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर को देते हैं वो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती है, चाहे आप पुलिस ऑफिसर के सामने ऑफेंस अपना कबूल लो कि हाँ मैंने ही ऑफेंस किया, बट उसकी भी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होगी। तो स्टेटमेंट पे भी साइन करना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती है। बट हाँ, अगर एफआईआर अपन ने ये देखा था 173 में कि एफआईआर करते हुए साइन करना जरूरी होता है, तो वहाँ साइन करना जरूरी होता है, बट यहाँ जरूरी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो है ना ये सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन के काम आते हैं और कोरॉबरेशन के काम आते हैं ये स्टेटमेंट्स। तो यही बात कर रहा है कि नो स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन टू एनी पुलिस ऑफिसर इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इफ रिड्यूस्ड इन राइटिंग शैल बी साइंड बाय पर्सन मेकिंग इट, जरूरी नहीं है कि वो पर्सन साइन करे, इट इज नॉट मैंडेटरी, एंड शैल एनी सच स्टेटमेंट एनी रिकॉर्ड देयर ऑफ वेदर इन पुलिस डायरी, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट उसने दिया हो पुलिस डायरी में या कुछ, वो साइन होना मैंडेटरी नहीं है, उसे वहाँ साइन नहीं करना चाहिए। और ये सब चीजें इंक्वायरी और ट्रायल में काम नहीं आएंगी, ये सब चीजें कहाँ काम आएगी, कॉन्ट्रडिक्शन में काम आएगी। अक्यूज्ड ये स्टेटमेंट्स यूज कर सकता है एंड विद द परमिशन ऑफ कोर्ट प्रोसिक्यूशन ये स्टेटमेंट यूज कर सकता है टू कॉन्ट्रडिक्ट सच विटनेस एंड री एग्जामिनेशन ऑफ सच विटनेस। तो इन सब चीजों के लिए कॉन्ट्रडिक्शन एंड री एग्जामिनेशन के लिए काम आएगी ये सब उसकी स्टेटमेंट्स। अब सेक्शन 182 क्या बोलता है कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी को थ्रेट नहीं कर सकता या इंड्यूस नहीं कर सकता या प्रॉमिस नहीं कर सकता किसी चीज़ का कि तुम ये स्टेटमेंट दे दो मैं तुम्हारे लिए ये करवा दूंगा, तुम्हारी फैमिली के लिए ये करवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कोई थ्रेट प्रॉमिस नहीं कर सकता उस पर्सन से कुछ उगलवाने के लिए या उससे कुछ स्टेटमेंट दिलवाने के लिए। बट वो पुलिस ऑफिसर प्रिवेंट भी नहीं कर सकता सामने वाले पर्सन को कुछ बोलने से, जो अपनी फ्री विल से अगर वो कुछ अपना क्राइम एक्सेप्ट कर रहा है तो वो प्रिवेंट भी नहीं कर सकता पुलिस ऑफिसर। 183 क्या बोलता है कि कोई भी कन्फेशन, अपन ने ये देखा कि कोई भी कन्फेशन मेड बाय द पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल एज एन एविडेंस इन द कोर्ट, बट मजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई भी कन्फेशन हुआ किसी पर्सन ने कोई भी कन्फेशन किया तो क्या वो भी एडमिसिबल नहीं होगा? क्या वो एडमिसिबल बिल्कुल हो सकता है। तो किसी भी मजिस्ट्रेट के पास whether or not he has jurisdiction in that case, वो कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, ट्रायल कमेंस होने से पहले कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकते हैं बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट ऑफ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, मतलब उसका एडवोकेट अक्यूज्ड का एडवोकेट प्रेजेंट होना जरूरी है तभी कन्फेशन होएगा। इट शैल नॉट बी, नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर, क्योंकि पुलिस ऑफिसर के सामने कोई भी जो भी कन्फेशन हुआ वो क्लियरली मेंशन्ड है कि इट इज नॉट एडमिसिबल। तो मजिस्ट्रेट सब प्लस टू क्या बोलता है, मजिस्ट्रेट की कन्फेशन लेने से पहले ये एक्सप्लेन करना चाहिए उस पर्सन को, अक्यूज पर्सन को, दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक एनी कन्फेशन, वो बाउंड नहीं है वो कन्फेशन करने के, एंड वो कन्फेशन एज एन एविडेंस अगेंस्ट हिम यूज होगा। तो उसे मजिस्ट्रेट को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी कन्फेशन हो रहा है वो वॉलंटरीली हो रहा है।
अगर ऐसा होता है कि पर्सन कन्फेशन मतलब बिफोर रिकॉर्डिंग इन कन्फेशन बोलता है कि ही इज नॉट विलिंग टू मेक कन्फेशन, देन मजिस्ट्रेट शैल नॉट ऑथराइज टू डिटेन दैट पर्सन इन पुलिस कस्टडी। उसको किसी पुलिस ऑफिसर को बोल नहीं सकता कि इसे पुलिस कस्टडी में डिटेन कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। ये उसकी खुद की ओन विल है उस पर्सन के, अक्यूज पर्सन की, कि वो कन्फेशन दे या ना दे। कन्फेशन नहीं देगा तो ट्रायल तो इनिशिएट हो ही जाएगा। देन सब क्लॉज 4 क्या बोल रहा है कि कोई भी पर्सन ने अगर कन्फेशन दिया इट शुड बी साइंड बाय हिम। अपन ने पुलिस ऑफिसर के केस में क्या देखा था कि कोई भी स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर को दी जा रही है देन इट मस्ट नॉट बी साइंड बाय एनी पर्सन, द पर्सन गिविंग द स्टेटमेंट। यहाँ अपन ने 181 में देखा था ना, नो स्टेटमेंट शैल बी साइंड, बट यहाँ पर उल्टा है 183 में, इट शुड बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग अ स्टेटमेंट। it should be signed. Then coming on to clause 7, it says that magistrate recording a confession and statement shall forward, जो भी मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहा है स्टेटमेंट, वो किसको फॉरवर्ड करेगा? वो रिपोर्ट जिस मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी करने के लिए उसको भेजा है, ये जो मजिस्ट्रेट ट्रायल लेगा। क्लॉज 5 भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहा है कि एनी स्टेटमेंट अदर देन अ कन्फेशन जो भी रिकॉर्ड हो रहा है तो वो रिकॉर्ड होगा कैसे? ऑन ओथ, एज एन एविडेंस रिकॉर्ड होगा, ठीक है। देन केसेस पनिशेबल अंडर दिस, मजिस्ट्रेट इन जो केसेस पनिशेबल है इन सारे ऑफेंसेस के जो वुमेन से रिलेटेड है, तो मजिस्ट्रेट कब रिकॉर्ड करेगा उसकी स्टेटमेंट? एज सून एज द कमीशन ऑफ ऑफेंस इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ पुलिस। मतलब जैसे ही उस पुलिस के एफआईआर रजिस्टर हो या पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आई हो कि ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है, इन सारे सेक्शंस में जो ऑफेंसेस हैं, रेप या फिर वुमेन के अगेंस्ट जो भी ऑफेंस है वो हुआ है, तो जैसे ही मजिस्ट्रेट को पता चलेगा वो आएगा वुमेन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने। तो such statement will be recorded by women magistrate in presence of male magistrate, या by male magistrate in presence of a woman। अब जो भी ऑफेंसेस है विच आर पनिशेबल फॉर 10 years और मोर या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ, तो मजिस्ट्रेट विटनेसेस की भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। अगर कोई भी पर्सन मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? विद द असिस्टेंस ऑफ इंटरप्रिटेटर या स्पेशल एजुकेटर उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर सकता है। और ऑडियो वीडियो मोड भी होना चाहिए उसमें, मैंडेटरली। देन मूविंग अहेड, अब मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप, जो भी विक्टिम ऑफ रेप है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन विद इन 24 आवर्स हो जाना चाहिए। कौन करेगा मेडिकल एग्जामिनेशन? जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर लोकल अथॉरिटी, ये इन एब्सेंस ऑफ सच मेडिकल प्रैक्टिशनर कोई भी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विद कंसेंट ऑफ वुमेन, या फिर कोई भी गार्जियन का कंसेंट, अगर गार्जियन ने कंसेंट दे दिया तो उस मेडिकल प्रैक्टिशनर से एग्जामिनेशन हो सकती है। 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको सेंड कर दिया जाएगा मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास एग्जामिनेशन करने के लिए। 24 आवर्स क्यों? क्योंकि सीमेन का प्रेजेंट होना, रेप की बात कर रहे हैं ना, तो सीमेन 24 आवर्स तक ही प्रेजेंट होता है, 24 to 48 आवर्स। तो बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। देन जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा विदाउट एनी डिले एग्जामिन करेगा उसे और रिपोर्ट बनाएगा एक, और उस रिपोर्ट में मेंशन करेगा नेम एंड एड्रेस ऑफ वुमेन और जो पर्सन उसे लाया है वहाँ, एज ऑफ वुमेन, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ वुमेन फ्रॉम डीएनए प्रोफाइलिंग, मार्क्स इंजरी, mental condition of the woman and material particulars in reasonable detail। तो रिपोर्ट ये प्रिसाइजली लिखनी चाहिए कि क्या कंक्लूजन आया है, मतलब अगर रेप हुआ है उस पर और ये कंक्लूड किया है उस रिपोर्ट में तो प्रिसाइज होना चाहिए, वो लिखा हुआ क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए। देन रिपोर्ट जो होनी चाहिए वो विमेन या फिर उसकी गार्जियन की कंसेंट से ही एग्जामिन होना चाहिए, मतलब जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी उनकी कंसेंट के बिना नहीं कंडक्ट होगी। देन उसमें क्या मेंशन होना चाहिए? एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन एंड कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन।
देन विद इन 7 डेज वो रिपोर्ट फॉरवर्ड हो जाती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास, जो रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देता है मजिस्ट्रेट के पास। ये अपन ने अक्यूज के प्रोविजंस में भी पढ़ा था, अक्यूज के मेडिकल एग्जामिनेशन के प्रोविजंस में। अब सीधे आ जाओ सेक्शन 187 पे, प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। अब ये प्रोविजन है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाना कंपलसरी है, सेक्शन 58 में अपन ने पढ़ा था। बट अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं हो सकती, तो क्या करता है, मजिस्ट्रेट के पास लेके जाता है और मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें और टाइम चाहिए। तो मजिस्ट्रेट 15 डेज तक, मैक्सिमम 15 डेज तक का टाइम एक्सटेंड कर सकता है इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने का, जो कि टाइम आता है, देखो मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी पर्सन को, अगर उसने ऑफेंस कमिट किया हो पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट या अबव 10 इयर्स का पनिशमेंट जिसका है, ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया हो, तो उसको 90 डेज का डिटेंशन दे सकती है मैक्सिमम। और अगर उसने कोई लेस सीरियस ऑफेंस किया हो बिलो 10 इयर्स, तो उसको 60 डेज का मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकती है सॉरी डिटेंशन दे सकती है। तो क्या बोल रहे हैं कि इन 60 और 90 डेज में से जो 40 डेज है, ये 60 और 90 डेज किसके कस्टडी के होंगे, जुडिशियल कस्टडी एज वेल एज पुलिस कस्टडी, ठीक है, ये दोनों के इंक्लूसिव होंगे। तो इसमें से जो इनिशियल 40 डेज होंगे ना, उसमें से 15 दिन का टाइम पुलिस ऑफिसर एक्सटेंशन के लिए दे सकती है। मतलब मैं स्टार्टिंग से समझाती हूँ, अगर 24 आवर्स में अगर पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर अगर ये रिक्वेस्ट लेके जाता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें और टाइम चाहिए, तो मजिस्ट्रेट 15 डेज का टाइम एक्सीड और दे सकती है उसे, पुलिस ऑफिसर को, फॉर इन्वेस्टिगेशन। और ये 15 डेज का टाइम इंक्लूसिव होगा इसमें इनिशियल 40 डेज में एंड 60 डेज में ऑफ द डिटेंशन। इनिशियल 40 डेज ऑफ 60 डेज डिटेंशन एंड इनिशियल 60 डेज ऑफ 90 डेज डिटेंशन। ये 60 और 90 डेज कहाँ से आया? मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है 60 डेज का डिटेंशन देने की फॉर लेस सीरियस ऑफेंसेस एंड 90 डेज का डिटेंशन देने की फॉर ऑफेंसेस व्हिच आर पनिशेबल विद 10 इयर्स एंड मोर एंड डेथ एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो ये चीज़ें समझ में आई, 40 डेज एंड 60 डेज का रोल कहाँ से आया। अब ये जुडिशियल एंड पुलिस कस्टडी दोनों के इंक्लूसिव होते हैं ये 60 डेज एंड 90 डेज। तो जो इनिशियल 40 डेज होते हैं ना, वो पुलिस कस्टडी के ही होते हैं मेजरली, तो इसलिए वो 15 दिन पुलिस कस्टडी में से और दे सकता है और ग्रांट कर सकता है उस पुलिस ऑफिसर को टू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन। तो प्रोविजन अपन पढ़ते हैं। तो पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, और टाइम मांगने। देन मजिस्ट्रेट टू whom accused is forwarded under this section, irrespective अगर उसके पास jurisdiction है कि नहीं है उसका केस ट्राई करने की, irrespective of that वो क्या कर सकता है, 15 डेज के लिए उनको टाइम दे सकता है, इन होल और इन पार्ट्स, या तो पार्ट्स में दे देगा या फिर इन होल पूरा 15 डेज दे देगा। At any time during initial 40 days and 60 days out of detention period of 60 days and 90 days provided in subsection 3, if he has no jurisdiction to try case, अगर उसके पास jurisdiction नहीं है तो वो उस मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देगा जिसके पास jurisdiction है। तो मजिस्ट्रेट में ऑथराइज डिटेंशन ऑफ द अक्यूज पर्सन बियॉन्ड पीरियड ऑफ 15 days if he is satisfied that adequate ground exists for doing so and no magistrate shall authorize detention of accused। 15 दिन के भी बियॉन्ड डिटेंशन दे सकता है बट नॉट बियॉन्ड 90 days फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 ईयर से बियॉन्ड पनिशमेंट जिनकी है। एंड 60 days where the investigation relates to any other offense कोई भी दूसरे ऑफेंस की जिसकी 10 साल से नीचे पनिशमेंट है उसके लिए 60 डेज होता है। देन एक्सपायरी ऑफ द सेड 90 and 60 days मे बी द अक्यूज पर्सन शैल बी रिलीज ऑन बेल इफ ही इज प्रिपेयर्ड टू। तो ये यहाँ होती है डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल क्या होती है, आप पुलिस ऑफिसर 60 और 90 डेज में अगर चार्जशीट फाइल नहीं करता है तो उस पर्सन को डिफॉल्ट बेल पे छोड़ दिया जाता है। तो ये होती है डिफॉल्ट बेल। ही शैल बी रिलीज फ्रॉम द कस्टडी। तो एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है कि अगर कोई भी अक्यूज जो कि बेल फर्निश नहीं करना चाह रहा हो तो वो तब तक डिटेन रह सकता है।
The accused shall be detained in custody so long as he does not furnish bail. जब तक वो बेल फर्निश ना करे तब तक वो कस्टडी में रहेगा. अब जो भी ऑर्डर मजिस्ट्रेट देता है ना डिटेंशन का, इट शुड बी साइंड बाय द अक्यूज पर्सन. तो इससे क्या पता चलता है, या फिर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में भी हो सकता है इसका. इससे क्या पता चलता है कि वो पर्सन प्रेजेंट हुआ था, मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया था तब जाके उसने डिटेंशन का ऑर्डर दिया. ठीक है. देन कोई भी विमेन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज शैल बी डिटेन्ड इन द कस्टडी ऑफ रिमांड होम या फिर रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशंस. क्लॉज 7 में क्या दिया है कि मजिस्ट्रेट जो भी डिटेंशन का ऑर्डर देगा तो इट शैल बी रिकॉर्डेड, मतलब उसके जो भी रीजंस है वो उसे रिकॉर्ड करने चाहिए और उसकी कॉपी किसको जाएगी, सीजेएम को जाएगी. उसकी कॉपी उसे सीजेएम को फॉरवर्ड करनी होगी. अब क्लॉज 9 क्या बोल रहा है कि कोई भी अगर केस जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन 6 महीने में कंप्लीट नहीं हुआ है तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है, उसको ऑर्डर देना ही पड़ेगा. ही शैल मेक एन ऑर्डर फॉर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस अनलेस, फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टॉप कर सकता है अनलेस जो पर्सन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो अगर मजिस्ट्रेट को सर्टिफाई कर देता है कि कोई भी स्पेशल रीजंस है, एग्जिस्ट करते हैं, इसके लिए उसे फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इसलिए उसे कंटिन्यू करने दीजिए इन्वेस्टिगेशन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स. तो वो मजिस्ट्रेट अगर वो सेटिस्फाइड है उसके रीजन से तो वो उसको ऐसे परमिशन दे सकता है. अब डायरेक्टली सेक्शन 193 पे आएंगे. अब सेक्शन 92 डेली डायरी की बात करता है कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास डायरी मेंटेन होनी चाहिए, उसमें वो विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए थे और जो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन की बातें डिटेल्स हैं वो सब उसमें इंसर्ट करना चाहिए उसे डायरी में. देन 191 किस चीज़ की बात करता है कि कोई भी कंप्लेनेंट या विटनेस है उसे अननेसेसरी रिस्ट्रेन नहीं डालना चाहिए, उन पे कुछ भी ऑब्स्टेकल नहीं डालना चाहिए, उन पे बंदिश नहीं डालनी चाहिए, रिस्ट्रेन नहीं डालना चाहिए, उनको इनकन्वीनियंट फील नहीं कराना चाहिए. देन 190 वही सेम बात करता है कि कोई भी केसेस जहाँ पर एविडेंस सफिशिएंट हो उसे मजिस्ट्रेट के पास ले जाना चाहिए जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है. देन 189 अगर सफिशिएंट केसेस नहीं, एविडेंसेस नहीं है तो उस पर्सन को बेल पे रिलीज कर देना चाहिए. ये सारी बातें करते हैं. अब जो इम्पोर्टेंट है वो 193 है, रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन. एवरी इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले. बिना एनी डिले सारे जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए. देन ऑफेंसेस अंडर दीज सेक्शंस या फिर पॉस्को के 4, 6, 8 एंड 10 सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑन विच इंफॉर्मेशन वाज रिकॉर्डेड. तो जो भी विमेन के अगेंस्ट सेक्शंस हैं ये वाले बीएनएस में और पॉस्को के 4, 6, 8 एंड 10 जो भी चाइल्ड से रिलेटेड जो भी केसेस है रेप वगैरह के, वो विद इन 2 months उनका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए. ये मैंडेटरी है. As soon as the investigation is completed, officer in charge of police station shall forward the report through electronic communication to magistrate empowered to take cognizance. जिस magistrate के पास jurisdiction है जो उसका cognizance ले सकता है उसको report forward करनी चाहिए पुलिस in charge of officer in charge of police station को. The names of parties, nature of उस report में क्या होना चाहिए? The report should state the names of parties, nature of information, names of person who appear to be acquainted with the circumstances of the case, witnesses जो भी है, whether any offense appears to have committed, क्या कोई offense commit हुआ है prima facie, whether the accused has been arrested या accused arrested है या फिर abscond कर रहा है, whether the accused has been released on bail, accused को bail provide कर दी गई है या bail पे release हुआ है कि नहीं हुआ है, whether the accused has been forwarded in the custody under section 190. 190 में किसकी custody है? magistrate की custody, judicial custody. Then whether the report of medical examination of women has been attached, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वुमेन की रिपोर्ट अटैच करनी चाहिए उन्हें. और सीक्वेंस ऑफ कस्टडी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. देन ये क्लॉज 2 क्या बोल रहा है, सब क्लॉज 2 की पुलिस ऑफिसर विद इन पीरियड ऑफ 90 days, 90 days के अंदर अंदर जो भी प्रोग्रेस है उसकी इन्वेस्टिगेशन में वो प्रोग्रेस को किसको बताना चाहिए? थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इन्फॉर्मेंट या और विक्टिम, किसी भी एक को वो उसकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस को बता सकता है कि अब अक्यूज पकड़ में आ गया है या नहीं आया है, या जो भी उसका प्रोग्रेस हुई है इन्वेस्टिगेशन पे वो उसे विद इन 90 days बताना चाहिए. मतलब ही शैल, वो बताएगा मैंडेटरी. देन ऑफिसर शैल आल्सो कम्युनिकेट
the action taken by him to the person, if any, whom the information relates to the commission of offense. अगर सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस अपॉइंट किया गया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो ही कैन अपॉइंट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू मेक फर्दर इन्वेस्टिगेशंस. अगर वो पर्सन बेल बॉन्ड पे रिलीज कर दिया जाता है, तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है उस बेल बॉन्ड को या बॉन्ड को डिस्चार्ज करने की. अब क्लॉज 9 क्या बोलता है, अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है उसने मजिस्ट्रेट को ऑलरेडी अपनी रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दी है, उसके बाद भी क्या वो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर सकता है? हाँ, वो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर सकता है. उसके बाद भी जो भी फर्दर एविडेंसेस मिलेंगे उसे, ओरल या डॉक्यूमेंट्री, वो उसे मजिस्ट्रेट के पास प्रोवाइड करेगा, फर्दर रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जिसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री रिपोर्ट. सप्लीमेंट्री रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा मजिस्ट्रेट को, जो आगे वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है. तो इस सेक्शन में बस इतना ही है जो कि इम्पोर्टेंट है. फिर जो कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन है उसका पीरियड क्या है? पीरियड ऑफ 90 days. इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन पीरियड ऑफ 90 days. शैल बी एक्सटेंडेड, which may be extended with the permission of court. तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन 90 days में कंप्लीट हो जानी चाहिए. Then these provisions are not important. So we'll meet in the next class. Till then, take care. Bye bye.